नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो होता है मानव के जो है हाइपोथैलेमस भाग में नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा से एक क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आप इसको जरूर से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो जिसके द्वारा मनुष्य श्वास छोड़ता है और ग्रहण करता है वह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो होती है वह ग्लूकोज का उत्पादन करती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वह विघटन होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण जो होता है वह सुक्रोज का होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर रक्तचाप 120/80 होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको वैसे भी इसका नॉलेज होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रियां पाली नियंत्रित करती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वह इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता जो होता है वह मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.003% होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्यों में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो होती है वह टीबी और निमोनिया होती है। ये बीमारी जो होती है वह श्वसन तंत्र से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से जल अधिक होने पर वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल को बाहर पौधे निकाल देते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़े का आकार होता है। तो फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक प्रकार की उपचयन अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस और स्टार्लिंग ने किए थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लैमार्क एवं टैबेरियस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं वह अरस्तु जी हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो होता है जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो होता है वह झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान किस शाखा को कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, इन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जो होता है वह जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साबूनदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूनदाना जो होता है वह साइकस के वृक्ष से बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।